अब चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सब ओपन करो 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें पहले हम। कह रहे यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनानी है, लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज वेल एज बैलेंस शीट। अगर देखेंगे तो इसमें सारे आइटम्स दिए हुए हैं। लास्ट में लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी, 8,23,000। तो ये बेसिकली हमें कहाँ काम आने वाली है, दोनों जगह, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एज वेल एज बैलेंस शीट में भी। अब देखो एक बार जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो बेसिकली सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, फिर पीएल का फॉर्मेट बनाना है, एंड देन हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स पे चलेंगे। बट इस क्वेश्चन में एक थॉरो रीडिंग कर लेना सो दैट एक आइडिया हो जाए कि हमें किस किस का हेडिंग सब हेडिंग बनाना है एंड किस किस का शेड्यूल बनेगा। देखो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। फर्स्ट है इन्वेंट्री फर्नीचर। तो इन्वेंट्री बेसिकली वो तो ठीक है, फर्नीचर मतलब टैंजिबल एसेट हो गया, डिस्काउंट अदर एक्सपेंसेस, लोन्स टू डायरेक्टर्स। अब अगर हम लोग लोन्स टू डायरेक्टर्स की बात करें तो फिर ये कैसा लोन हो गया, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, क्योंकि जो डायरेक्टर्स को कंपनी ने लोन दिया है ना, वो कंपनी विद इन ईयर डायरेक्टर विद इन ईयर रिटर्न कर देती है। एडवर्टीजमेंट ठीक है, बैड डेट, कमीशन, परचेजेस, प्लांट मशीनरी, रेंटल्स क्या हो गया, अदर एक्सपेंसेस में हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, 11% डिबेंचर, बैंक लोन्स। अब देखो बैंक लोन्स दिया है तो आप पे है, आप चाहो तो इसको अज्यूम कर सकते हो लॉन्ग टर्म, इसको अज्यूम कर सकते हो शॉर्ट टर्म। हम लोग बैंक लोन को हमेशा क्या मान के चलेंगे, लॉन्ग टर्म। रीजन बीइंग जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, और अगर होगा तो मेंशन होगा। ट्रेड पेबल, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना हुआ है। नेक्स्ट देखो करंट एसेट कैश, ये तो कैश कैश इक्विवेलेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, फाइनेंस कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिक्चर्स, वेजेस, कंज्यूमेबल्स, फ्री होल्ड लैंड, टैंजिबल एसेट हो गया अगेन, टूल इक्विपमेंट्स, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, डीलर एड्स। अब अगर हम लोग डीलर एड्स की बात करें तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा, छोटा मोटा खर्चा है डीलर से रिलेटेड। ट्रांजिट इंश्योरेंस खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेड, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये डिबेंचर इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए मेरे, एक्सपेंस हो गए। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, फाइनेंस कॉस्ट, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम लोग पीएल का फॉर्मेट बना लेते हैं, एंड फिर हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनी का नाम क्या है ये देख लेते हैं। कंपनी का नाम है हरिया केमिकल्स लिमिटेड, 31 मार्च 2015 के लिए। अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखना कि पहले पीएल मत बना देना, क्योंकि शेड्यूल भी स्टार्ट होता है कहां से, बैलेंस शीट से। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट as at और यहां ऊपर लिख लेना हरिया केमिकल लिमिटेड, ठीक है। एक हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, एक हो गया नोट नंबर का कॉलम, और एक बटोवेस हो गया पीएल पर्टिकुलर्स के लिए, या करंट ईयर लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब देखो स्टार्टिंग में जब हमने रीड किया तो हमें दिखा कि शेयर कैपिटल तो बटोवेस होगा ही होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो एक थॉरो रीडिंग जब आपने की है उसकी ना,
तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें क्या क्या था, एक शेयर कैपिटल था जो स्टार्टिंग में मेरे को दिखा, और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस था जिसमें मेरे को पीएल दिखा था, है ना। उसके बाद एक डिबेंचर्स था मेरे पास, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। यहां हम सीधे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख दे रहे हैं। और उसके बाद सी में करंट लायबिलिटीज एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें करंट लायबिलिटीज में दी है। बैंक ओडी तो कहीं दिया नहीं था क्वेश्चन में। बैंक ओडी के बारे में तो कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, है ना। और तो यहां पे हम एक ट्रेड पेबल्स लिख लें क्योंकि क्रेडिटर्स तो दिया है। अदर में आज सच मेरे को कुछ दिखा नहीं। अगर अदर्स में देखो तो अदर्स में तो आज सच यहाँ पे कुछ दिया नहीं है फिलहाल, तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होगा तो हम बाद में यहाँ एड ऑन कर लेंगे, हाँ। एंड एक मेरा हो जाएगा ट्रेड पेबल्स हो गया ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहीं दिया है, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया है, तो वो हम लोग फिक्स्ड असेट्स में ले सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे इन्वेंट्रीज। ठीक, ट्रेड पेबल्स के अलावा और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो फिर हम अभी वो हम लिखेंगे भी नहीं। ये मेरा टोटल हो गया। अब चलो असेट्स पे। अगर असेट्स की बात करें बेटा तो सबसे पहले नॉन करंट असेट्स होगा। नॉन करंट असेट्स में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि टैंजिबल असेट्स तो दिया था दूसरे पेज पे, फिक्चर्स एंड ऑल सब दिया हुआ है। एंड अगर हम लोग इनटैंजिबल की बात करें तो क्या इनटैंजिबल इसमें दिया है, हाँ दिया है, देखो गुडविल दिया है। बस यहां लिख देते हैं जल्दी से टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स। चलते हैं करंट असेट्स पे। करंट असेट्स की अगर हम बात करें, अगेन इन्वेंट्रीज तो हमें स्टार्टिंग में ही दिख गई थी। ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट भी था ना करंट अकाउंट के फॉर्म में। और एक हमने लोन टू डायरेक्टर्स दिया था। जो लोन्स टू डायरेक्टर्स था वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म एडवांसेस में। बस क्लोज हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल का फॉर्मेट बना लेते हैं एंड देन हम लोग जल्दी से सारा का सारा नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर करेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग कब का है, 31 मार्च। डेट तो दी है ना 2015। यहां पे भी लिख दो बेटा 31 मार्च 2015। मेरे को ना शेड्यूल बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ज्यादा इसमें स्पेस की जरूरत नहीं है। ये एक हो गया डेट अमाउंट कॉलम और एक हो गया नोट नंबर। और ये है पर्टिकुलर्स। इस पे अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था। ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा एक
जो हमने बताया था कि पूरा हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से शेड्यूल 3 देखेंगे, वही देखो इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है। सबसे पहले क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो देखो हर क्वेश्चन में होना ही होना है। और अदर इनकम हम लिख देते हैं, अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो डैश करके छोड़ देंगे। ये आ गया अपना टोटल रेवेन्यू। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेंसेस में तुम लोग को याद होगा हम 7 चीज बताए थे, जिसमें सबसे पहला मेरा था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा हमारे पास क्या था, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिखी नहीं, एंड अदर एक्सपेंसेस। अगर होगा तो हम बाद में इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। टोटल एक्सपेंसेस ये हो जाएगा बेटा बी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, पहले पीएल से शुरू करेंगे और फिर बैलेंस शीट से। बट खुद सोचो, अगर हम लोग पीएल बनाए तो हम लोग को नोट नंबर के बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट से स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके उसका शेड्यूल फिल करने की कोशिश करते हैं। जहां पे हमें प्रॉब्लम होगी वहां पे हम स्टॉप करके फिर पीएल पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, आपने 2 पेज छोड़ करके नोट्स टू अकाउंट्स बना लेना है और उसके बाद इस डेटा को फिल कर देना है। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। किसका बनेगा बेटा, सबसे पहला बनेगा मेरा शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल में तो मैम हम लोग को दिक्कत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था इक्विटी शेयर्स कितना है, 25 लाख रुपए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 रुपए का है ना, तो 2.5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 लाख। क्या ऑथराइज्ड को कहीं पे भी और मेंशन करते हैं, नहीं, हम क्या लिखते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। और जैसा कि क्वेश्चन में तुम लोग देख रहे हो कहीं कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये फॉर्मेट है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है और पीएल बनाना है, तो हम इसका पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा कहां चला जाएगा बेटा, ये वाला 25 लाख जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक। नेक्स्ट देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें दी हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ पीएल दिख रहा है, और वो भी 1,39,000 है। तो वो कौन सा वाला पीएल होगा, बट ऑब्वियस वो लास्ट ईयर का पीएल होगा। बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट कितना दिया है, देख रहे हो 1,39,000 दिया है। बट क्या करंट ईयर का बैलेंस है हमारे पास, नहीं, अभी तो हमने अपना पीएल फिल ही नहीं किया है। जब इसको फिल कर लेंगे ना, तो वापस यहां आकर के इसको फिल करके इसका टोटल निकालेंगे। क्लियर। थर्ड देखो किसका बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो बेटा सिर्फ 11% डिबेंचर्स आना है और कुछ है ही नहीं, ना कोई एडजस्टमेंट ना कुछ, 5 लाख, ठीक। फोर्थ किसका बन जाएगा, ट्रेड पेबल्स का। देखो क्वेश्चन में तुम लोगों के पास ट्रेड पेबल्स नाम से दिया है 2,81,000, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसको वहां पे फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट फिल भी करते चलते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम हमारा फिल हो जाएगा जो कि है 25 लाख, इसको अभी होल्ड कर लिया। अगर इसकी बात करें तो 5 लाख, एंड ट्रेड पेबल्स डायरेक्टली हम लोग बुक से लिखेंगे 281।
यहाँ कोई शेड्यूल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एंड जो जो चीजें आप डालते जा रहे हो प्लीज उसको टिक करते जाएंगे, ठीक। चलो अब हम लोग किस पे चलेंगे, असेट्स पे। देखो टैंजिबल असेट्स की बात कर रहे हैं, अगर टैंजिबल असेट्स की बात करें तो क्वेश्चन में देखो फिक्चर्स दिया हुआ है, फ्री होल्ड लैंड दिया है, टूल्स इक्विपमेंट दिया है, ये तीन तो मेरे को दिख रहा है, और है कुछ, हाँ फर्नीचर भी दिया है, प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है, एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी दिया है। बना ले जल्दी से। टैंजिबल असेट्स मतलब एक में तो तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया, तो बाकी सबको तो नाम से कॉपी कर ले। फिक्चर्स देखो बेटा कितना दिया है, 3 लाख। फिर फ्री होल्ड लैंड 15,46,000। फिर टूल्स इक्विपमेंट्स 2,45,000। और क्या दिया है बेटा, देखो फर्स्ट पेज पे फर्नीचर दिया है 2 लाख का, और प्लांट एंड मशीनरी दिया है 8,60,000 का। बट इसमें से क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सीधे सीधे, जो कि 1,46,000 दिया है। टोटल आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 8,60,000 माइनस 1,46,000, यह आएगा बेटा 7,14,000। अब उसमें ऊपर के फिगर ऐड कर दो, 4,45,000 प्लस 15,46,000 प्लस 3 लाख, टोटल आ रहा है 30,05,000। इसको भी हम लोग फिल कर दें अपने बैलेंस शीट में। अब देखो इनटैंजिबल असेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनटैंजिबल असेट्स में क्या दिया है बेटा, सीधे सीधे गुडविल दिया है, तो इसके लिए भी हमें किसी भी तरह का कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज की बात करें, इन्वेंट्रीज में देखो अगर इन्वेंट्रीज की हम लोग बात करें तो उसके लिए हमारे पास सीधे सीधे दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री 6,80,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,23,000, सीधे यहाँ पे माइनस करके लिख रहे हैं, उसके लिए भी अलग से आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम विद इन बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। 6,80,000 माइनस 8,23,000, हाँ माइनस में आएगा फिगर, आने देना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें माइनस में आ सकती हैं। 1,43,000 क्लियर। देन ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन नेम से दिया है, हम इसका कोई भी शेड्यूल नहीं बनाने वाले। कैश इक्विवेलेंट के लिए बना लेते हैं क्योंकि करंट अकाउंट भी दिया है एंड कैश भी दिया है स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा मेरा शेड्यूल नंबर 5। एंड शॉर्ट टर्म एडवांसेस के लिए भी बना लेंगे क्योंकि उसमें हमें दिखाना है कि शॉर्ट टर्म एडवांसेस मतलब लोन टू डायरेक्टर्स। अब देखो यहां से हम ये रब कर रहे हैं, अच्छा 5 मिनट में प्लीज ये नोट कर लो, पहले नोट्स अकाउंट्स 2 पेज छोड़ करके नोट्स अकाउंट्स नोट कर लो सो दैट हम इसको रब कर पाए। इनटैंजिबल एसेट्स हो गया,
इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। आप देखो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के लिए बैलेंस शीट की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक सीधे सीधे लिख देंगे जो कि दिया है 8,23,000। और देखो क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स भी नाम से दिया है जो कि है 4,40,000। ठीक, अब उसके बाद कैश, कैश इक्विवेलेंट के लिए एंड शॉर्ट टर्म एडवांसेस के लिए हम 5th एंड 6th अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे नोट्स अकाउंट्स में। पर पहले प्लीज इसकी नोटिंग कर लो सो दैट हम ये वाला पूरा पोर्शन रब कर पाए। ये वाला तो मान लो हमें मेरे को फिल करना है अभी, बट हमें ये पूरा रब करना है, तो एक बार इसकी पूरी नोटिंग कर लो, उसके बाद फिर हम 5th और 6th स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो फिर हम लोग 5th एंड 6th शेड्यूल स्टार्ट करें, ठीक है। ये वाला आप लोग कॉपी में रखियो, इसको मेरे को फिल कराना है, हम ओरली बोलेंगे, फिल कर लेना प्लीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक मिनट देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने एक और चीज बताई थी ना, बैंक लोन्स, जो कि कितना दिया था 64,500 है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक मिनट देखना, यहाँ हमने 11% डिबेंचर्स लिखा है, बट हमने स्टार्टिंग में बोला था कि बैंक लोन भी इसमें आएगा, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि बैंक लोन क्या होगा, फॉर लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा, बैंक लोन की जो फिगर है वो है 6,45,000। इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, मेरा वो स्किप हो गया था, है सही, बस ये कि ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। रीजन बीइंग हमने एक चीज वहां स्किप कर दी थी, बैंक लोन को। क्लियर, बस इसके बाद ये हम हटा रहे हैं और हम लोग बनाएंगे अपना शेड्यूल नंबर 5 एज वेल एज 6। 5 किस पे है, सिंपली देखो हमने लिखा है कैश, कैश इक्विवेलेंट, और 6 है शॉर्ट टर्म एडवांसेस पे। दोनों बना के खत्म करते हैं। वैसे तो कैश, कैश इक्विवेलेंट भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बट रीजन बीइंग कि मेरे पास दो डेटा इसका दिया हुआ है। देखो फर्स्ट डेटा दिया हुआ था करंट अकाउंट को और फिर कैश, तो कैश इन हैंड कितना हो गया 8,000, एंड बैंक में करंट अकाउंट है कितने का 45,000। ये कितना हो जाएगा 53,000, है ना। एंड 6 जो कि क्या दिया बेटा, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। ये भी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें ये बताना था कि शॉर्ट टर्म एडवांसेस में आया क्या है। देखो लोन्स टू डायरेक्टर्स दिया है 80,000, फिल कर दे, हो गया। वैसे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम टोटल कर सकते हैं, बट अभी आज सच जरूरत नहीं है। अब हम लोग किधर चलेंगे बच्चे, पीएल में। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सिंपली सेल्स है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दिया होगा। देखो स्टार्टिंग में दिया है 42,68,000, फिल करते हैं एज इट इज। नेक्स्ट अदर इनकम देख लेते हैं, कहीं कुछ दी है क्या अदर इनकम में। स्टार्टिंग में तो मेरे को इस साइड नहीं दिख रहा। अदर इनकम में देखो सेल्स के नीचे ही दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, तो उस केस में हम यहाँ पे शेड्यूल बना लेते हैं अदर इनकम का। बहुत ज्यादा शफल करके नहीं दिया होता है, जहां पे सेल्स दिया रहेगा ना वहीं कहीं आसपास इसकी भी डिटेल्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। कितना कितना है बेटा 46,000 एंड 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 56,000, ठीक है। फिल कर दें यहाँ 56,000, इन दोनों को टोटल करते मेरा क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब आते हैं एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके पास रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी होगी। देखो लिखा हुआ है परचेजेस, कितना परचेजेस है 23,19,000। अच्छा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये रॉ मटेरियल है कि क्या है, तो हम क्या मान लें कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसको एज इट इज बेच दे रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा ही नहीं,
सीधे सीधे क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ SIT, है ना, या फिर सीधे मान लो कि वो कंज्यूम्ड वैल्यू दिया हुआ है 23,19,000। अब देखो, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में सिर्फ परचेजेस दिया हुआ है, ठीक है, और इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम SIT मान लेते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड मान लेते हैं, या सीधे सीधे मान लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपको अज्यूम करना है कर लो। अगर हम एज पर इंस्टीट्यूट मटेरियल चले तो उन्होंने परचेज ऑफ SIT ना लेके सीधे सीधे क्या लिया है बेटा, चेंज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 8th हम हेडिंग बनाए, चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और अगर आप लोग देखोगे ना तो वो सीधे सीधे दिया है 23,19,000। फिल कर दे। अगर आप लोग यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेते ना तो वो भी गलत नहीं होता, हम पहले बता रहे हैं। 9 चेंज इन स्टॉक की तो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग क्लोजिंग की, ये हम ऊपर से रब कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चेंज इन स्टॉक की, तो हमने पहले भी बताया था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें ये चीज नहीं मेंशन है कि ओपनिंग क्लोजिंग किसका है, तो 680 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 8,23,000। तो उसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, और हाँ ये फिगर माइनस में ही आएगी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अपने पास कम है, 1,43,000 माइनस में आएगा। क्लियर? तो ये 143 हम यहां फिल कर देते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखिए जरा इसके बारे में कहीं कुछ डिटेल दी है क्या क्वेश्चन में? स्टार्टिंग से देखो कहीं पे कुछ दिया है, सैलरी वेजेस कुछ भी? वेजेस दिया है 9 लाख का, लिख दे। क्लियर? देन फाइनेंस कॉस्ट देखो, फाइनेंस कॉस्ट में हम देखे भी थे डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है, बस तो इसको भी हम 11 करके यहां शो कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना कितना है देख लो बुक से, 1,16,000 और 20,000। तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगा 1,36,000। यहां लिख दें 1,36,000। इसकी एक बार नोटिंग कर लो, है ना। अदर इनकम 11 है ना, एक सेकेंड, अदर इनकम मेरा 12 है, ठीक है, ये तो दूसरा था ना, ये एक बार नोटिंग कर लो आप लोग। तो इसके बाद हम अदर एक्सपेंसेस 12 बता देंगे, और जो हमारा एक पॉइंट बच गया था प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वो बताएंगे। 2 मिनट दे रहे, इसकी नोटिंग करो। ये रब कर रहे हैं। अब 12 बना लेते हैं लास्ट अदर एक्सपेंसेस। और अगर आपने मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको जितने भी आइटम्स मिलेंगे ना वो सारे के सारे कौन से वाले होंगे, अदर एक्सपेंसेस वाले, क्योंकि बाकी तो आपने टिक कर लिया। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका सब कुछ फिल हो चुका होगा एक्सेप्ट अदर एक्सपेंसेस। स्टार्टिंग से देख रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास सबसे पहले डिस्काउंट है, देन डिस्काउंट 40,000 है। नेक्स्ट है बेटा एडवर्टीजमेंट, कितना है, 20,000। नेक्स्ट बैड डेट्स
35,000. Next, commission 1,20,000. Then rentals, which is 25,000. नेक्स्ट पेज पे चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000. कंज्यूमेबल्स 84,000. डीलर एड्स, वहां से लेकर के एंड तक देखना, सबका सब तो इसी में आने वाला है. ट्रांजिट इंश्योरेंस. नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट 54,000. और होपफुली कोई खर्चा मेरा बचा नहीं. सबको जल्दी से टोटल कर लेते हैं. 40, 20, 60,000, 33,000, 1,20,000, 25,000, 10,000, 84,000, 21,000, 30,000, 72,000 एंड 54,000. यह आना चाहिए टोटल 5,11,000. ठीक, अब इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा. अगर मेरा कुछ भी नहीं बचा है तो फिर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 42,68,000 प्लस 56,000. ये आ रहा है 43,24,000. ये साइड भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से. ये आ रहा है 37,23,000. माइनस करेंगे तो 6,01,000 आना चाहिए. और टैक्स की इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो 6,01,000 क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 6,01,000 ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा. ठीक, अब एक जो मेरा शेड्यूल था, सेकंड शेड्यूल जो अपने बनाए थे रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला, उस पे बात कर लेते हैं. हम इसको रफ नहीं करें क्योंकि आप लोग को नोट करने के लिए टाइम चाहिए होगा. बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट कितना दिया था? होपफुली 1,39,000. अभी हम फिगर चेक कर लेंगे, हमें याद नहीं है. बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, करंट ईयर की बात कर रहे बेटा. ये तो पिछले साल का प्रॉफिट था. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 6,01,000. टोटल कितना हो गया? 7,40,000. वेट, हम ये फिगर चेक कर लेना. 1,39,000 ही थी ना? हाँ ठीक है. तो उस केस में यहां देखो ये हो जाएगा 7,40,000. बस अब जल्दी से टोटल कर लेते हैं बोथ साइड. ये आ रहा है 46,66,000. एंड ये भी आ रहा है 46,66,000. ठीक है, बस ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. अब इसके बाद आराम से इसको नोट कर लो, हम टाइम दे रहे नोटिंग का. इसके बाद हम बता रहे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम लोग के पास इस चैप्टर में बेसिकली अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 बचा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में होल्ड लिख लो क्योंकि जब ये हम प्रेफरेंस शेयर्स वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का इजिली सॉल्व हो पाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 में होल्ड लिख लो. और अब हमारे पास क्वेश्चन 2 बचा है एंड क्वेश्चन 4 बचा है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद करते हैं.
देखो क्वेश्चन में बोल रहा था फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सुभाष लिमिटेड एज ऑन 31/3/2015। अगेन बैलेंस शीट मतलब डिटेल्स हमारी दी हुई हैं, ट्रायल बैलेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट ₹3,60,000। देखो पहले लैंड दिया कितना था, हमारे पास लैंड दिया था 2,20,000 का, क्योंकि ऊपर अगर देखोगे ना तो फिगर थाउजेंड्स में है, तो 2,20,000 का लैंड है और उसको रीवैल्यू करके 3,60,000 करेंगे। ठीक, तो सिंपली किसी भी एसेट का आप रीवैल्यूएशन करोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बोला है डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड एट द रेट 10%। डिविडेंड कितना देना है? 10%। ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/2014। उस मशीनरी की कॉस्ट 10,000 थी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना था? 8,000। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में एक सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 4,000 का। उस 4,000 को बताया कि कैसे वो 4,000 आया है। उस 4,000 में एक तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 10,000 की और डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000। तो इसका मतलब एक्चुअल में मेरी मशीन की वैल्यू आज की डेट में कितनी थी? 2,000। और उस 2,000 को हम ये मान लेते हैं हाँ कि वो जो 2,000 की वैल्यू उसको हमने बेचा कितने पे? 4,000 पे। तो हमारा 2,000 का फायदा हो गया। मतलब ये जो सस्पेंस था बेसिकली क्या है? सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन देना है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो भी कितने पे? जितनी कॉस्ट है उस पे 10%। तो ठीक है, कॉस्ट पे हम लोग 10% दे देंगे। कॉस्ट देखो कितनी दी हुई है स्टार्टिंग में? 770 दी है। अब देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सुभाष लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। योर आंसर टू इंक्लूड डिटेल्ड नोट्स ओनली फॉर द फॉलोइंग 3। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स, पिछले साल के फिगर्स वैसे भी नहीं दिए हुए हैं, एंड टैक्सेशन भी इसमें इग्नोर करना है। जब हमें टैक्सेशन इग्नोर करना है तो सीधे सीधे हम डिविडेंड ले लेंगे, सीडीटी नहीं लेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन हम बता चुके हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से साफ सुथरा फॉर्मेट बना लेंगे। पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे और फिर अपना नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नाम क्या है? सुभाष लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे बेटा? इसकी बैलेंस शीट। जल्दी से बैलेंस शीट बना, और बैलेंस शीट क्या खाली उसका फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। अपने को ये बात पता है कि इसमें हम सिर्फ वही आइटम लिखने वाले हैं जिसकी जरूरत है। ठीक है, देखो फॉर्मेट पूरा तुम लोग प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज इन। अच्छा यहाँ पे 1000 में दिया है 000। तुम लोग चाहो तो हर जगह 000 ऐड भी कर सकते हो, या तुम लोग चाहो तो जैसे फिगर इन 1000 लिखा है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? दोनों पे मार्क्स नहीं कटने वाला, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इन रुपीज करके स्किप करेंगे हम। ठीक है, रुपीज किसमें? इन थाउजेंड्स। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो ऐसे जरूरत नहीं है, आप लोग 000 लिख भी सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। हम एकदम इन शॉर्ट बना रहे हैं, पूरा फॉर्मेट हम नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज होगा। अब उसमें ए क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। आप लोग प्लीज ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख लेना, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में कराया था। सबसे पहला शेयर कैपिटल, क्योंकि वो मेरे को दिख गया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी मेरे को दिख गया था स्टार्टिंग में। फिर हम लोग बी पे चलेंगे जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। देख लेते हैं क्या कहीं क्वेश्चन में नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। हाँ, 10% डिबेंचर्स हैं, पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भी वही कॉपी कर लोगे। लास्ट क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं बच्चे कि अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज में देखो जल्दी से, ट्रेड पेबल्स दिया है,
और क्या दिया है मैम? एक तो ट्रेड पेबल्स मेरे को दिख रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो है नहीं क्योंकि बैंक लोन वगैरह कुछ भी तो नहीं है, ना ही बैंक ओटी है, टैक्स लेना नहीं है तो वो हुआ नहीं। और अदर करंट लायबिलिटीज में भी कुछ है क्या? देख लो, हाँ अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड, ठीक हो गया। टोटल असेट पे चल देते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्या होगा? नॉन करंट असेट्स। देखो नॉन करंट असेट में टैंजिबल तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ये देख लेते कि क्या कोई इंटैंजिबल असेट दिया है क्या। इंटैंजिबल असेट है नहीं, बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे टैंजिबल असेट लिख लो। एंड करंट असेट्स देख लेंगे बेटा। करंट एसेट्स में देखो स्टार्टिंग में इन्वेंट्री तो अपने को दिख रहा है, और अदर एक्सपेंसेस भी दिख रहा है, फाइनेंस कॉस्ट भी दिख रहा है, सॉरी बैलेंस शीट में है ना। तो हमारे पास इन्वेंट्रीज है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और कुछ दिया है, बैंक दिया है, तो तीन ही आइटम जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स डाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल देंगे, और क्या डालेंगे बेटा, एक और दिया हुआ था ना, इन्वेंट्रीज। खत्म। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तीन कॉलम बनेगा अगेन, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, ये आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देख लेते हैं अगेन। देखो एडजस्टेड परचेजेस दिया है, एडजस्टेड परचेजेस मतलब जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? अदर एक्सपेंसेस दिया है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, एम्प्लॉयज बेनिफिट का मेरे को कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, परचेजेस दिया है, लिख लेते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस मतलब क्या होता है, जहां ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किया रहता है, तो चेंज इन स्टॉक डालने की जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है मेरे को, कहीं पे भी इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दैट इज सैलरीज वेजेस नहीं दिया है। एंड एक और चीज देखो, फाइनेंस कॉस्ट के अलावा डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नीचे में कि 10% कॉस्ट पे देना है प्लांट एंड मशीनरी के, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लिख देते हैं जल्दी से। और अदर एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस बी। 4 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वैसे भी अपने को टैक्स इग्नोर करना है, तो दैट्स इट। ठीक, अगेन वही पूरा स्टेप कि सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं एंड सारे के सारे नोट्स अकाउंट्स बनाते चलते हैं। सबसे पहला किसका बनाएंगे बेटा? एक दो एंट्री जहां पे हमें जरूरत लगेगी वहां हम जर्नल एंट्री आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इक्विटी कैपिटल बनाना है, तो इक्विटी कैपिटल में ऑथराइज दिया हुआ है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, तो शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 40,000 शेयर से 10 के, एंड बाहर की तरफ जब हम लिखेंगे ना तो 3 0 होल्ड कर लेना, क्योंकि ये सब इन थाउजेंड्स है।
फिर यहाँ क्या लिखेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब, कितना दिया है बेटा, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 300। बुक्स में क्या जाएगा, 300। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो इसमें काफी सारा एडजस्टमेंट हमारा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास जर्नल रिजर्व दिया है, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है और हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दिया है। हम एक एंट्री तुम लोगों के लिए कर दें क्या? हाँ, पहले ना हम यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं सो दैट कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एंट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं है। सबसे पहला जो सेकंड पॉइंट बोला था कि 3,60,000 लैंड की वैल्यू रीवैल्यू करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। और ये प्लीज हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट कहीं पे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 100 कितना है, देखो 220 है ना, उससे बढ़कर के 360 हो रहा है तो 140 हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो ये दिखेगा और दूसरा एक देखो जो सस्पेंस वाला हमने बताया था, अब सस्पेंस क्या है, क्रेडिट है, तो उसको अगर हम डेबिट कर दें 4,000 से तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, मशीनरी की कॉस्ट, तो वो तो बिक गई ना, तो वो बिक गई तो कहां डालेंगे, क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी कैंसिल कर रहे हैं 8, एंड रिमेनिंग बैलेंस जो 2 बचा वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होगा। ये फायदा है हमारा 2 का, जो कि बेसिकली ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हम किस में डाल सकते हैं, अदर इनकम में डाल सकते हैं। तो ये आप अपने समझने के लिए नोट डाउन कर लेना कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो 140 है ये तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे और ये प्रॉफिट ऑन सेल हम कहां डाल देंगे, अदर इनकम्स में। ठीक है, ये हम तुम लोग के समझने के लिए किए, ये रफ है, ये रफ पोर्शन है। 1 मिनट दे रहे, इसको नोट कर लो, फिर हम ये पूरा पोर्शन रब करेंगे। चलो अब इसको रब कर रहे हैं हम। अब आप लोग क्या करना, सफिशिएंट स्पेस छोड़ देना नोट नंबर 2 के लिए, कम से कम 10 लाइन हम लोग नोट नंबर 2 के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वो हम लास्ट में फिर से बना देंगे। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं नोट नंबर 3 में। ये तो 1 था, ये 2 है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरा 3 है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो क्या आएगा, सिर्फ 10% डिबेंचर्स, कितना है 300। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया बेटा, उस बाद ट्रेड पेबल्स, क्या ट्रेड पेबल्स नाम से दिया है, हाँ नाम से दिया है 52, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 200 दिया है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, 200 दिया है। अब देखो नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें दी हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में
सिर्फ और सिर्फ एक डिविडेंड दिया और तो कुछ है नहीं। लिख ले अदर करेंट लायबिलिटीज, डिविडेंड। और कौन सा वाला डिविडेंड लोगे बेटा, जो एडजस्टमेंट में दिया नहीं है, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड 10%, तो 10% किस पे डिक्लेयर करोगे? बट ऑब्वियसली जो 300 का तुम्हारा 3 लाख कह लो, या बुक्स में जो हमने 300 दिखाया है उसका 10%, दैट इज 30। ठीक, इसको हम लोग नोट नंबर 4 दे देते हैं। क्लियर? तो सिर्फ मेरा एक रिजर्व एंड सरप्लस बच गया, बाकी हमने यहाँ पे पोर्शन कवर कर लिया है। आ जाओ टैंजिबल असेट्स पे। टैंजिबल असेट्स में थोड़ा कैलकुलेशन है, वो देख लेंगे। देखो टैंजिबल असेट्स में सबसे पहला लैंड है, और लैंड की कॉस्ट कितनी दी है? 220। हमने तुम लोगों को एंट्री के थ्रू पहले ही बताया कि यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू यहाँ एडिशन होगा। कितना? 140, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को कितनी चाहिए? 360 चाहिए, है ना? तो ये तुम्हारा देखो पॉइंट नंबर दिया है बी में, तो बी अगर आपने लैंड पे टिक किया होगा तो बहुत ही इजिली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% कॉस्ट, और प्लांट एंड मशीनरी हमने बेची भी है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 770। सबसे पहले तो जो तुमने सेल की है, या फिर डिस्पोज्ड ऑफ लिख देते हैं ना, वो सबसे सही रहेगा। कितना डिस्पोज्ड ऑफ किया था? अगर एंट्री याद हो तो उसके थ्रू हम लोग को 10,000 दिख रहा है, या डी पॉइंट यूज कर सकते हैं। बची कितनी? 760 बची है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया है 172। करंट ईयर डेप्रीसिएशन कितना बोल रहा है कि जितनी वैल्यू है उसका 10%, माइनस जो बेच दिया आपने उसका डेप्रीसिएशन क्या करोगे? माइनस कर दोगे। देखो कितना आ रहा है भाई। अगर आपने 10,000 की मशीन बेची है तो 10,000 भी हटाया और उसका डेप्रीसिएशन भी हटाओ, यह आ जाएगा 240, 520। ठीक, और 520 और 360 8 कर दो, 880। क्लियर है? लिख लेते हैं बुक्स में, यहां लिखे फिफ्थ हेडिंग देके 880। अब नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये बुक में दिया हुआ है नाम से 96। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसमें बैंक दिया है, तो उसका भी हम कोई फर्दर शेड्यूल नहीं बनाने वाले। और इन्वेंट्रीज भी सीधे सीधे 86 दी है, तो हम इसका भी कोई फर्दर तुम लोगों के लिए नोट्स अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। उसको नोट कर लो, है ना? तो फिर हम उसको पूरा रब करके स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्वेश्चन में देखो सेल्स तो एज इट इज दिया है 700। अब देखो अदर इनकम, अगर अदर इनकम की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि अदर इनकम में सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। कौन सा नंबर है ये? 6। सिंपली तुम्हारे पास कॉस्ट दिया हुआ था ना, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल वैल्यू कितनी दी थी बेटा? 4000। तो हम बाहर के कॉलम में सिर्फ 4 ही लिख देते हैं आपके लिए, ठीक? माइनस बुक वैल्यू कितनी थी? 10 माइनस 8, 2। बचा कितना? 2। और कुछ भी अदर इनकम में मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि बाई साइड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। 702 की इनकम हो गई। अब आओ एक्सपेंसेस पे। परचेजेस एज इट इज दिया है, वो भी एडजस्टेड परचेजेस दिया है, इसीलिए चेंज इन स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट, इसके लिए बना देते हैं ताकि पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंस कॉस्ट में है क्या। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा बेटा? डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? देखो 20, लिख लें यहाँ पे 20। डेप्रीसिएशन की बात करें तो बस जो करंट ईयर डेप्रीसिएशन अभी आपने दिया था
दिया था ना मशीनरी पे कितना 10% दिया था, शायद 76 था, वहां से वो फिगर कंफर्म कर लेना। और अदर एक्सपेंसेस में देखो 3 दिया है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। बना देते हैं जल्दी से। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। और प्लीज तुम लोग पूरा पूरा लिखना, एडमिन मत लिख के छोड़ देना, पूरा पूरा लिखना। ये 60 है, ये 30 है, और ये भी 30 है। 60, 120 आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। कर लेते हैं जल्दी से, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है? 320 प्लस 20 प्लस 76 प्लस 120, 536 माइनस करें 702, तो मेरी इनकम आ रही है 166 की। और यही मेरी फाइनल इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एकदम लास्ट में देखोगे ना तो बोला इग्नोर टैक्सेशन। जल्दी से इसकी नोटिंग कर लो, उसकी भी नोटिंग कर लो, क्योंकि हम ये पूरा पोर्शन रब करके आप लोग के लिए सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाने वाले हैं। चले हम उसको रब कर रहे हैं पूरा। और हम लोग क्या बनाएंगे? शेड्यूल नंबर 2, क्योंकि भी इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ 166 प्रॉफिट की जरूरत है, तो वो तो हमें याद रहेगा। ये शेड्यूल नंबर 2 है, जिसके लिए हम तुम लोग को बोले थे ना कि 10 लाइन छोड़ देना, वहां ये फिल कर लेना, ठीक है? कहीं पे भी मत बना देना। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? जर्नल रिजर्व। कितना दिया है? 130। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना दिया है? 40। एक तुम लोग को याद होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसीलिए हम एंट्री पास कराए थे ताकि तुम लोग को याद रहे कि लैंड की वैल्यू बढ़ानी है और रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाना है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हिसाब से कितना है देखो, जो विद इन ट्रायल बैलेंस दिया है वो तो लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से 72। ऐड क्या करोगे? जो 166 आया था बैलेंस एज पर करंट ईयर बैलेंस शीट, 166 था, टोटल कितना हो जाएगा? 8, 238। इसमें से लेस क्या करोगे बेटा? एप्रोप्रिएशंस। और एप्रोप्रिएशंस में एक मेरे को डिविडेंड पता है, जो 10% डिविडेंड था, कितने का था ना? 30 का। और उसके अलावा क्वेश्चन में देखो, अगर तुमने सब टिक किया तो एक इंटरम डिविडेंड पेड रह गया। कितना इंटरम डिविडेंड? 18। तो ये हम यहां से अगर माइनस करें तो ये 38, 10, 190 आ जाएगा, ठीक है? बस इसको फिल कर दे 190। अरे ये तो 190 ये है ना, टोटल करना होगा 170 प्लस 140 प्लस 190। ये मेरा कितना आ रहा है बेटा? 500। ठीक, देखो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 8। और ये भी टोटल करके देख लेते हैं, मैच करना चाहिए। कर गया मैच? क्लियर है? तो ये पूरा क्वेश्चन था तुम लोगों का, जिसमें हम लोग के पास ट्रेडिंग पीएल सब दिया होगा, सॉरी पीएल और बैलेंस शीट दिया होगा। तो सिंपली बस इतना याद रखना है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, पीएल का फॉर्मेट बना लो, सारे शेड्यूल्स बना लो एक्सेप्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो लास्ट में बनाना। आराम से चीजें फिल हो जाएंगी। ये नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का।
चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2 पे दिया है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले रीड कर देते हैं। क्या द फॉलोइंग आइटम्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जाजा अंसा लिमिटेड। The following items were extracted from the balance sheet of ANSA Limited as on 1st April 2014। कुछ डिटेल्स दी हैं। आगे लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स 11,50,000 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड 15% ऑन इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने ये भी प्लान किया है कि नेट प्रॉफिट का 5% वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी एंड सीडीटी पे करेगी। ठीक है। Pass the necessary journal entries and incorporate the board's recommendations and show how the items concerned would be shown on the liability side of the balance sheet of ANSA Limited। बस बैलेंस शीट बनानी है छोटी सी, और हम लोगों को क्या करना है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हम फिलहाल यही वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं इनका, है ना। और ईयर एंडेड क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, अंसा लिमिटेड। ठीक, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी आप लोग देख ही रहे हो डिबेंचर्स हैं, और ट्रेड पेबल्स वगैरह अपने को दिख नहीं रहा है, सिर्फ अदर करंट लाइबिलिटीज हैं, तो ये लिख देते हैं बस। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे ही हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, आप देखोगे कि तुरंत ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका नोट्स अकाउंट्स आप लोग इजीली खुद ड्रॉ कर सकते हो। मेरे को सिर्फ कहाँ हेल्प करनी है, जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री में भी पता कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना बोल रहा है उसकी जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करते जानी है। सबसे पहले देखो क्या बोला है कि हमारे पास प्रॉफिट दिया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स कब पे करोगे, जब इंटरेस्ट पे कर दोगे तब। तो सबसे पहले हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होगा, और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएल में टू साइड, या फिर कह लो पीएल में डेबिट साइड। तो पहली एंट्री इस क्वेश्चन में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है। डेट का कॉलम भी बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। एलएफ वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने बना दिया। और हम क्या बोले कि ये सबसे पहले बनेगा जर्नल एंट्री से, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। पहले जर्नल एंट्रीज पास करोगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, एंड देन तुम लोगों का नोट्स अकाउंट्स बनेगा। तो सबसे पहली एंट्री, डेट तो कहीं कुछ दी नहीं है एज सच, तो डेट हम स्किप कर देते हैं, सीधे एंट्री पास करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट, है ना। और डिबेंचर्स है कितना, देखो दिया हुआ है 10 लाख का 15%, सीधे सीधे कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 लाख। ठीक, नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग, क्या लिखा था कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ना, हाँ, तो बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहा है कि अब डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दी है, तो अब टैक्स पे करेंगे, और टैक्स किस पे पे करेंगे, 30%। पर ये 30% जो टैक्स आप पे करोगे, क्या 11,50,000 पे करोगे, नहीं, 11,50,000 बिफोर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट था। तो उस केस में आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, है ना। हमें थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, बहुत कंजस्टेड हो गया है। फर्स्ट एंट्री तो हम स्किप कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंट्री तो जैसे लिख दी। सेकेंड एंट्री के लिए
थोड़ा सा कॉलम बड़ा बना लेने से एक ही में मेरी पूरी एंट्री आ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, बीइंग प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, है ना। और ये कितना देंगे बेटा? 10% नहीं 30% है ना। 30% किसका? 10 लाख का, क्योंकि 1.5 लाख तो उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। क्लियर? सीक्वेंस भी यही होता है, सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट देते हैं, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया किस पे? इक्विटी पे। तो इक्विटी पे डिविडेंड देने के पहले आपको किस पे डिविडेंड देना होगा? प्रेफरेंस पे। पर उससे पहले भी एक एप्रोप्रिएशन बोला है, कह रहा है कि द कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ये कितना मान रहे हैं? 7 लाख। ये कह रहे हैं कि टोटल अगर देखा जाए प्रॉफिट 7 ही लाख तो बचा ना, 11,50,000 हमारे पास दिया हुआ था, उस 11,50,000 में से हम यहां लिख दे रहे हैं ना, जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट दिया था वो कितना था? 11,50,000। ये रफ है, तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। डिबेंचर इंटरेस्ट 1.5 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख, तो एक्चुअल में कितना बचा? 7 लाख। अब इस 7 लाख में से वो कह रहा है कि वो जर्नल रिजर्व में दे रहा है कितना? 5%। तो अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, being journal reserve made out of profit। कितना? 5% किसका बेटा? ऑफ ₹7 लाख का। कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा, है ना। हो गया 35,000। आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी पे डिविडेंड देंगे, और फिर सीडीटी पे करके खत्म करेंगे। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस घटता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? देखो 13.5%, 4 लाख का, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड टेबल 13.5% किसका? 4 लाख। कितना हो जाएगा 4 लाख का 13.5%? देखो तो जरा, 54,000 आ रहा है। यहां तक बताओ क्या टफ था? जो क्वेश्चन में बोला हम बस वही कर रहे थे। ये स्टार्टिंग के 2 एंट्री नोट कर लो, फिर हम इसी में आगे फर्दर एंट्री बताएं। पहली 2 एंट्री हम रब करेंगे। अब हम क्या देंगे? इक्विटी डिविडेंड दे दें। इक्विटी डिविडेंड की बात करें बेटा तो कितना दिया इक्विटी डिविडेंड? 15% बोला इक्विटी कैपिटल पे, 10 लाख पे 15%, 1.5 लाख। ठीक। और अब लास्ट एंट्री किसकी हो जाएगी? सीडीटी की। अभी सीडीटी का अमाउंट नहीं है मेरे पास, हम कैलकुलेट करेंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न पे कैलकुलेट करेंगे जैसे आप लोगों को बताएं। प्रोविजन फॉर सीडीटी बीइंग प्रोविजन मेड फॉर सीडीटी। ठीक, सबसे पहले हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर ली। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? हमने क्या बोला? सबसे फर्स्ट पेज पे आप जर्नल एंट्रीज बनाना, फिर सेकंड ये बैलेंस शीट बनाना, फिर थर्ड हम यहाँ पे कुछ पोर्शन दिखा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स का, वो भी हम आप लोगों के लिए बनाएंगे।
तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ये थर्ड नंबर है। एंड एकदम लास्ट में एक वर्किंग नोट बना देंगे किससे रिलेटेड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीडीटी। ये तो तुम लोगों के समझने के लिए है, रफ कैलकुलेशन ऑफ सीडीटी और डीडीटी। अब देखो, अगर बात करें तो मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, तुम लोग खुद ही निकाले हो, 54,000 का। इक्विटी डिविडेंड कितना निकाल लो, 1.5 लाख का। टोटल डिविडेंड कितना हो गया, 2,04,000 का। अब ग्रॉस्ड अप डिविडेंड सीधे क्या करेंगे, 2,04,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85, 2,04,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85, ये आ रहा है 2,40,000। और अब इस पे डीडीटी निकालेंगे एट द रेट 17.304%, आएगा 41,530, 41,530 आ रहा है। बस हो गया, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। हुआ, ये समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ करना क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस की सारी एंट्रीज पास करनी थी और कुछ नहीं। और यहाँ अगर अब हम लोग देखें ना, तो इसमें से हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे, इक्विटी डिविडेंड भी माइनस कर दे, सीडीटी भी माइनस कर दे, तो ये मेरी पीएल की फिगर आ जाएगी। ये 54,000 है, ये 1.5 लाख है, और ये 41,530 है। तो इससे क्या आएगा, पीएल का वो बैलेंस आ जाएगा जो बैलेंस शीट में शो करना है। इसको नोट कर लो। चलो अब नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, सबसे पहला शेयर कैपिटल हम बिल्कुल रफली करके बता रहे हैं। आप लोग पूरा फॉर्मेट लिखना कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है तो सीधे हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना। हम बिल्कुल इन शॉर्ट ये सॉल्व कर रहे हैं। रीजन बिंग इसमें अब कुछ बताने लायक नहीं है, बट हम रफली सॉल्व कर दे रहे हैं। यह आ जाएगा 14 लाख। ठीक, सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जनरल रिजर्व हमने बनाया है 35,000 का, और पीएल का बैलेंस आ ही गया है ना। हम सिर्फ रफ बता रहे हैं इसको। थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो सीधे 15% डिबेंचर्स हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम बना देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% ऑफ डिबेंचर्स। एंड फोर्थ, जो कि हमने लिखा है अदर करेंट लायबिलिटीज। अब देखो, अदर करेंट लायबिलिटीज में तुम लोग बनाए हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बस यहाँ पे कॉपी करना। प्रोविजन फॉर सीडीटी अगेन कॉपी कर लेना, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था ना, और डिविडेंड पेबल था ना, डिविडेंड पेबल, एक इक्विटी डिविडेंड था और एक प्रेफरेंस डिविडेंड था। ये हम सिर्फ रफ बताएं क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मेट तुम लोगों को ऑलरेडी रट चुका है, हम 2-3 क्वेश्चन इस पे बता चुके हैं। तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स है। इसका जो टोटल आएगा, इसका टोटल हम बता देते हैं कि इसका टोटल कितना आएगा, और हम इंडिविजुअली सबकी फिगर बता देते हैं कि कितनी आएगी। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, तो हमें पता है कि हम ये सारी चीजें बता दी, सिर्फ डेटा तुम लोग को फिल करना है। ठीक है, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसको प्लीज कंप्लीट कर लेना। इस
क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, बट इसमें कुछ अब बचा नहीं है। और हमने इसको सिर्फ इसलिए नहीं फिल किया क्योंकि ऑलरेडी इस पे हम लोग बैलेंस शीट पे क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पे मेरे को सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही बतानी थी। क्लियर है? तो हम लोगों का पूरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके मॉक टेस्ट में या फिर अभी रिसेंट एग्जाम में कवर किए हैं, उसकी क्लास पे हम बहुत जल्दी अपडेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।